दोस्तों 27 फरवरी को कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरे साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स को झकझोर कर रख दिया है। पाकिस्तान ने काबुल और कंधार पर बमबारी की है। अन्य प्रांतों पर भी अफगानिस्तान के पाकिस्तानी जेट ने बम बरसाए हैं, लेकिन काबुल पर बम बरसाना एक बड़ी बात है। मतलब अफगानिस्तान की राजधानी को अपने चपेट में लिया है पाकिस्तान आर्मी ने। लेकिन जवाब में अफगान तालिबान भी चुप नहीं बैठा। अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट पर बड़े हमले किए हैं और रिपोर्ट ऐसी है कि इस समय 55 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, 19 से ज्यादा पाकिस्तानी पोस्ट कब्जे में है अफगान फोर्सेस के। और हालात इतने ज्यादा बिगड़े कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है। मतलब एक बहुत बड़ी जंग इस समय चल रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। आज का हमारा जो सेशन है, हम सिर्फ इस ताज़ा हमले की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इस हमले के बैकग्राउंड को डिस्कस कर लिया था कि किन हालातों में यह हमला हुआ। आज हम इस मुद्दे की जड़ तक पहुंचेंगे और हम ये समझेंगे कि ऐसी वो क्या बात है कि सिकंदर से लेकर ब्रिटिश एम्पायर तक और सोवियत रूस से लेकर अमेरिका तक ऐसी महाशक्तियां अफगानिस्तान में मुंह की खानी पड़ी इनको, और ये सब अफगानिस्तान के पहाड़ों में दफन हो गए। और क्यों अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर कहते हैं, यानी बड़े बड़े साम्राज्यों का कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है अफगानिस्तान को, और कैसे जो है पाकिस्तान अपने खोदे हुए गड्ढे में आज खुद गिर पड़ा है। तो साथियों, आज का एनालिसिस ऐसा होगा जिससे आपको इतिहास का एक पूरे दौर से रूबरू होने का मौका मिलेगा और उस इतिहास के साथ जियोपॉलिटिक्स का निचोड़ साथियों एक साथ आपकी समझ में आ जाएगा। शुरुआत करते हैं बिल्कुल ताजा घटनाक्रम से, बिल्कुल ताजा हालात से। देखो, ये टेंशन 21 फरवरी से सुलग रही थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई प्रांतों पर हमला किया, जैसे नांगरहार प्रोविंस, पख्तिया प्रोविंस, ये जो पाकिस्तान की सीमा से, जो डूरंड लाइन की सीमा से लगने वाले जो इलाके हैं, एयर स्ट्राइक कर दी पाकिस्तान ने। और दावा यह किया पाकिस्तान ने कि हमने जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है टीटीपी, और जो इस्लामिक स्टेट खुरासान है, उसके 7 आतंकी कैंपों को हमने यहां निशाना बनाया है, यह पाकिस्तान आर्मी ने क्लेम किया। लेकिन यूएन मॉनिटर्स की रिपोर्ट ने सच्चाई सामने ला दी। उन्होंने बताया कि इस हमले में 13 मासूम बेगुनाह मारे गए, बिल्कुल इनोसेंट लोग मारे गए, जिसमें महिलाएं थी, बच्चे शामिल थे। आप सोच सकते हैं कि कितना मर्सिलेस काम किया पाकिस्तान ने। इसके बाद देखो, अफगानिस्तान भी चुप नहीं बैठा। अफगानिस्तान ने तुरंत डूरंड लाइन के किनारे जो पाकिस्तानी पोस्ट हैं उन पर ताबड़तोड़ हमले किए और पाकिस्तानी मिलिट्री पोजीशंस पर बड़े पैमाने पर पलटवार किया। और उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने सीधे काबुल पर बम गिरा दिए, और यह एक बड़ा कदम था। मतलब एक रेड लाइन पार कर दी पाकिस्तान आर्मी ने। अब सवाल यह है भाई कि यह नौबत आई क्यों? तो देखिए, पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि अफगान तालिबान का जो टीटीपी वाले हैं, उन आतंकियों पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। मतलब अफगानिस्तान के तालिबान इन टीटीपी वालों पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। और हमने पिछले सेशन में यह डिस्कस कर लिया था, जिन आप में से जिन्होंने उस सेशन को नहीं देखा, मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि तालिबान एक नहीं है, बल्कि तालिबान 2 हैं। एक अफगानिस्तान वाले तालिबान हैं, जिसे अफगान तालिबान कहते हैं, और दूसरा टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान के अंदर है, डूरंड लाइन यानी अफगान बॉर्डर पर जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करते रहते हैं। अब ये जो एक्शन पाकिस्तान ने लिया, ये एक्शन उन्होंने लिया कि उन्होंने अफगान तालिबान को कहा था कि आप तहरीक तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करो, जिसे अफगान तालिबान ने यह कहकर मना कर दिया कि हम अपने मेहमानों के साथ धोखा नहीं करते, हम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। देखो, अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान के बीच पुराने वफादारी के रिश्ते हैं। और दूसरी वजह देखो, अफगान तालिबान को कहीं ना कहीं यह भी डर है कि अगर हमने तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों पर यानी टीटीपी वालों पर कोई सख्ती करी, कोई जबरदस्ती करी, तो ये बागी होकर इस्लामिक स्टेट के साथ मिल जाएंगे। जो इस्लामिक स्टेट खुरासान है, जो अफगानिस्तान के अंदर एक बड़ा दर्द है, एक आतंक का बड़ा सरदर्द है, और ये उसके साथ शामिल हो जाएंगे, तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। इसलिए भी अफगान तालिबान टीटीपी वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता, मना करता है। दूसरी तरफ काबुल का स्टैंड यह भी क्लियर है, काबुल का यह मानना है, अफगान तालिबान का यह मानना है कि हमारी संप्रभुता, हमारी सॉवरेंटी के साथ कोई समझौता नहीं होगा, हम किसी के इशारों पर नहीं नाचेंगे। अब यहां एक सवाल उठता है कि भाई, पाकिस्तान तो एक न्यूक्लियर पावर है, एक ट्रेंड आर्मी भी इसके पास है, मॉडर्न आर्मी भी कह सकते हैं, फिर भी एयर स्ट्राइक करके ये अफगानिस्तान को अपने आगे झुका क्यों नहीं पा रहा? तो इस सवाल का जवाब साथियों छिपा है अफगानिस्तान की ज्योग्राफी में। हमें इसे समझने के लिए इतिहास में जाना पड़ेगा। जब मुगल जो सम्राट अकबर था, उसका इस पूरे सब कॉन्टिनेंट पर राज चलता था, यानी अकबर के पास एक विशाल साम्राज्य था, और इस
इस्लामाबाद जो आज का शहर है, इस इस्लामाबाद से थोड़ी दूरी पर एक जगह है अटक। अटक जो आज मौजूदा पाकिस्तान के पंजाब में है, और इस अटक के बराबर में ही आप देखें कि सिंधु नदी फ्लो करती है, सिंधु नदी बहती है। अकबर बहुत अच्छी तरह समझता था कि अटक जो है, ये जो अटक शहर है, ये उसके साम्राज्य की, यहां आगरा था, ये उसके साम्राज्य की पश्चिमी सीमा है, वेस्टर्न बॉर्डर है। और अटक का दोस्तों मतलब ही हो जाता है अटक जाना, इसका मतलब ही अटकना यानी रुकावट या बैरियर। और जैसा मैंने बताया कि यहां पर सिंधु नदी एक बॉर्डर का काम करती थी, इधर नॉर्थ वेस्ट से आने वाले हमलावरों के लिए ये एक बड़ी रुकावट बन जाती थी। और इतिहास देखो इस बात की गवाही देता है बार बार कि भारत पर शुरुआती दौर में जितने भी आक्रमणकारी आए वो उसी इलाके से आए जिसे हम नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, यानी भारत पर जो स्थलीय आक्रमण हुआ, भारत पर लैंड रूट के जरिए आक्रमण हुआ, शुरुआत में वो इधर से ही हुआ। ये जो नॉर्थ वेस्ट का इलाका था, पंजाब साइड से भारत पर अटैक होता था। कारण यह था कि इधर तो समुद्र है ना, इधर से अटैक नहीं हो सकता था भारत पर। तो ये क्या करते थे, जो हमलावर थे ये ज्यादातर अफगानिस्तान से आते थे। ये अफगानिस्तान के पहाड़ों से होकर, हिंदुकुश पर्वतों से होकर आते, बॉर्डर पार करते, खैबर दर्रा पार करते, भारत को लूटते और वापस इन्हीं रहस्यमयी पहाड़ों में गायब हो जाते, जिसे हम हिंदुकुश पर्वत कहते हैं। तो अफगानिस्तान का इलाका एक पहाड़ी इलाका है, बड़ा ही टिपिकल टफ ज्योग्राफी वाला इलाका है। अकबर ने इन अफगानों को काबू करने की पूरी कोशिश करी और अकबर ने अपने सबसे बहादुर जो राजपूत कमांडर्स थे उन्हें भी वहां भेजा। लेकिन देखिए, राजपूत कमांडर्स ने भी इन पहाड़ों को पार करने में झिझक दिखाई, वो भी काइंड ऑफ झिझकते थे। उस वक्त एक धार्मिक मान्यता ये थी अकबर के दौर में कि अटक को पार अगर कर लिया तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मतलब अटक को पार करने का मतलब था कि धर्म भ्रष्ट हो जाना। लेकिन सच्चाई देखो ये नहीं थी, ये सिर्फ धर्म का डर नहीं था, बल्कि उस पार, अटक के पार एक खौफनाक भूगोल का डर था। और अटक के उत्तर में जो जमीन शुरू होती है वो जमीन है अफगानिस्तान नामक देश की। ये जो अफगानिस्तान है ये दुनिया का सबसे बड़ा सिरदर्द रहा हमेशा से, और ये एक ऐसा देश है जिसे कभी भी आसानी से जीता नहीं जा सका। बड़े बड़े साम्राज्य अफगानिस्तान के अंदर दफन हो गए, अफगानिस्तान के अंदर ध्वस्त हो गए, और ना ही यहां अगर किसी ने कब्जा किया तो शांति से राज भी नहीं कर पाया इस अफगानिस्तान की धरती पर। देखिए, अफगानिस्तान का दोस्तों सबसे बड़ा जो मिलिट्री का हथियार है ना, सबसे बड़ी उसकी जो ताकत है वो कोई मिसाइल टैंक वगैरह नहीं है, बल्कि वो है ये पहाड़ जिसे हिंदुकुश पर्वतमाला कहते हैं। इन पहाड़ों ने इस देश को, अफगानिस्तान को, अलग अलग कटी हुई घाटियों में बांट दिया है, अलग अलग आइसोलेटेड वैलीज में इसको डिवाइड कर रखा है। जो भी विदेशी सेना यहां आई उसने एक ही सबक सीखा कि यहां असली जंग शहरों में नहीं, बल्कि यहां असली जंग जो लड़ी जाती है वो असली जंग इन पहाड़ों की चोटियों पर लड़ी जाती है। ये जो पहाड़ों की चोटियां आप देख रहे हैं इनके ऊपर जंग लड़ी जाती है। अब आप सोच के देखो कि पहाड़ों की चोटियों पर जंग लड़ना कितना मुश्किल काम है। और अगर कोई सेना एक बार यहां घुसी तो अफगानों ने इन हमलावरों को इन लंबी और असुरक्षित घाटियों के बीच फंसा फंसा कर मौत के घाट उतारा। और सबसे पहले बात अगर सिकंदर की करें, सिकंदर महान की, तो सिकंदर तो पर्शिया को रौंदता हुआ भारत में घुसा था और अफगानिस्तान बीच में था। तो ये अफगानिस्तान की धरती से इधर आया भारत की तरफ, तो अफगानिस्तान में लंबे समय तक उलझा रहा सिकंदर जैसा महान योद्धा। और देखिए, जब ये सिंधु घाटी की तरफ बढ़ा तो वहां पर सिंधु घाटी से पहले, मैंने अटक का नाम लिया, अटक से पहले इसे उन्हीं गुरिल्ला अफगान लड़ाकों से लड़ना पड़ा। और राजनीतिक तौर पर सिकंदर ने अपने आप को जिंदा रखने के लिए वैवाहिक संबंध बनाए। इसने अफगान राजकुमारी रुखसाना से शादी तक करनी पड़ी। यानी सिकंदर जैसे योद्धा को डिप्लोमेसी का सहारा लेना पड़ा इन अफगानों से निपटने के लिए, लेकिन फिर भी सिकंदर इनसे पार नहीं पा सका। इसके बाद 19वीं सदी में अपने चरम पर जो ब्रिटिश एम्पायर, जिसका आधी दुनिया पर राज था, इस ब्रिटिश एम्पायर ने भी सोचा कि अफगानिस्तान पर कब्जा कर ले, और कई एंग्लो अफगान युद्ध लड़े गए। 1842 का एक युद्ध तो इतना ऐतिहासिक है दोस्तों कि जब अफगानों पर 12,000 की एक बड़ी आर्मी लेकर ब्रिटिशर्स ने अटैक किया, अफगानों ने उस ब्रिटिश आर्मी को घेर लिया यहां अफगानिस्तान के पहाड़ों में, और मात्र केवल एक अफगान सैनिक को छोड़ा, सिर्फ यह बताने के लिए कि सारी की सारी ब्रिटिश सेना का कत्लेआम हो चुका है। और ये जो डिफीट थी ब्रिटिश आर्मी की, ब्रिटिश मिलिट्री की, ये इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। और आखिरकार पूरी दुनिया पर राज करने वाले अंग्रेजों ने भी ये मान लिया
कि हिंदू कुश के पहाड़ ही उनके साम्राज्य की अंतिम सीमा है। इन पहाड़ों से परे अफगानिस्तान की तरफ जाने का मतलब है मौत को दावत देना। फिर देखो 1979 में आई एक सुपर पावर जिसे उस समय यूएसएसआर या सोवियत संघ कहते थे। सोवियत रशिया ने अपने 1 लाख सैनिक अफगानिस्तान भेज दिए और पूरे 10 साल तक, जी हां, पूरे 10 साल तक दुनिया की सबसे मॉडर्न, उस समय की सबसे ताकतवर सेना अफगानिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश करती रही। वो शहरों पर तो कब्जा कर पाए, लेकिन पूरा देश सोवियत आर्मी के कंट्रोल में कभी नहीं आ सका। और 1989 में सोवियत आर्मी को पूरी तरह टूटकर और अपनी हार स्वीकार करके अफगानिस्तान से वापस लौटना पड़ा। इसके बाद 11 सितंबर 2001 के बाद आई दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इसके साथ नेटो की फौजें। और ये जंग इन्होंने अफगानिस्तान की धरती पर लड़ी। 9/11 जब हुआ तो ओसामा बिन लादेन को अफगानों ने सौंपने से मना कर दिया। उस समय तालिबान सत्ता में था 2001 में। बस यही कारण बन गया अमेरिका और अफगानिस्तान के टकराव का। और जब 2001 में अमेरिकन और नेटो फोर्सेस ने अफगानिस्तान की सरजमीन पर अपना कदम रखा तो यह अमेरिकी इतिहास की सबसे लंबी जंग चली। और लेकिन 20 साल तक लड़ा अमेरिका और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए अफगानिस्तान के इस युद्ध में, पानी की तरह पैसा बहाया अफगानिस्तान के। और सबसे एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बाद भी दोस्तों 2021 में अमेरिका को यहां से बैरंग लौटना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि अफगानिस्तान ऐसा करता कैसे है, मतलब ऐसी क्या बात है अफगानों के अंदर। तो देखिए, इसके पीछे 2 बड़े लॉजिक हैं। पहला बड़ा लॉजिक है उनका ट्राइबल स्ट्रक्चर, यानी अफगानिस्तान असल में लड़ाकू कबीलों का एक ग्रुप है। कोई एक कबीला नहीं है, बल्कि पश्तून पठानों के यहां बहुत सारे कबीले हैं। और यहां के फैसले पारंपरिक तौर पर, जैसे भारत में पंचायत का सिस्टम है, पुराने जमाने में जो पंचायत टाइप सरपंच फैसले किया करते थे, अफगानिस्तान के अंदर वहां की पंचायत को कहते हैं लोया जिरगा। तो ये जो जिरगा होता है ये यहां के फैसले करता है। और जिरगा का फैसला बिल्कुल पत्थर की लकीर हुआ करता है। यानी जिरगा मतलब कह सकते हैं एक तरह से यहां के ट्राइबल्स के जो सरदार हैं उनकी ग्रैंड असेंबली। और अफगानिस्तान का ये स्ट्रक्चर किसी भी विदेशी सेना की टेक्नोलॉजी को बेअसर करके रख देता है, क्योंकि यहां पर कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी कभी राज नहीं कर पाई। यहां पर कोई एक सरकार नहीं होती जिसे आप हराकर जीत का ऐलान कर दो। विदेशी हमलावरों को एक सरकार से नहीं बल्कि सैकड़ों कबीलों से लड़ना पड़ता है। और पूरी तरह जीतने के लिए आपको हर एक कबीले को अलग अलग हराना होगा, जो कि काइंड ऑफ नामुमकिन बात है। दूसरा कारण अफगानिस्तान की लोकेशन। आप अफगानिस्तान की लोकेशन देखिए। अफगानिस्तान मध्य एशिया के शानदार लोकेशन पर है। इसे द ग्रेट गेम कहा जाता है। यानी अफगानिस्तान के चारों तरफ आप देखिए कि एक तरफ ईरान है, एक तरफ तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, एक तरफ पाकिस्तान है। तो अफगानिस्तान की लोकेशन इसे बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है। साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट के बिल्कुल बीच चौराहे पर अफगानिस्तान बैठा है। और जो भी सुपर पावर अफगानिस्तान में कब्जा करने जाती है उसके दुश्मनों को अफगान लड़ाकों की मदद करने का मौका मिल जाता है। भाई कोई अमेरिका यहां आया तो अफगानिस्तान को मदद आने लगी सोवियत रशिया की। और इधर पाकिस्तान के कबीलों से यहां पर रशिया आया तो अमेरिका की मदद आने लगी पाकिस्तान के कंधे पर हाथ रखकर, तो मदद इसको मिल जाती है। और आप देखो, मतलब ये जो एग्जाम्पल है कि रशिया आगे बढ़ रहा था तो किस तरह उसको हथियार मिले, आप समझ रहे हैं। मतलब अफगानिस्तान को मदद मिलना भी आसान है। अफगानिस्तान में जो लड़ने वाले लोग हैं इन्हें हथियारों की सप्लाई कभी कम नहीं पड़ती। और इसके साथ ही देखो, इस्लाम धर्म के यहां आने के बाद ये जो ताकत अफगानों की पहले से थी ये फोर्स मल्टीप्लायर हो गई। ये कई गुना इनकी ताकत बढ़ गई। विदेशी आक्रमणकारी चाहे कोई भी रहा हो, जंग को हमेशा इस्लाम पर हमले के तौर पर देखा गया। अंग्रेजों को कह दिया गया, जब ब्रिटिशर्स ने 1842 में अटैक किया, कह दिया गया कि ये तो ईसाई काफिर हैं। जब सोवियत सैनिकों ने यहां अटैक किया, कह दिया गया कि ये तो नास्तिक कम्युनिस्ट हैं। और जब अमेरिकन्स ने अटैक किया 2001 में तो उन्हें क्रूसेडर्स कह दिया गया। और आज हालात यहां तक आ गए हैं कि अफगानिस्तान खुद एक इस्लामिक देश होने के बावजूद पाकिस्तान को अब एक गद्दार के तौर पर देख रहा है और एक दुश्मन के तौर पर देख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम जमीन पर बम डाल रहा है जो अफगानिस्तान की जमीन है। अब देखिए, एक ऐसा फैक्ट समझते हैं दोस्तों जो इस पूरी जंग का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अफगानिस्तान में पिछले 2500 सालों से लगातार हमले हो रहे हैं और हर हमलावर अपने साथ हथियार लेकर आया, लेकिन जब अफगानिस्तान को छोड़कर गया तो वो हथियार वो यहीं छोड़ गया।
अंग्रेज जब यहां से गए तो अपनी राइफल छोड़ गए। जब सोवियत यूनियन इस धरती से निकला तो जाते जाते वो अपने टैंक छोड़ गया, आर्टिलरी, हेलीकॉप्टर, सुरंगें, लाखों राउंड गोलियां, आरपीजी, सब कुछ छोड़कर चला गया। और 2021 में जब अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर भागा तो अमेरिका भी और नाटो वालों के जो अरबों डॉलर के मिलिट्री इक्विपमेंट थे बिल्कुल मॉडर्न किस्म के, वो भी यहीं छूट गए, वो भी यहीं छोड़कर चला गया। मतलब M4 राइफल्स, हमवीज, नाइट विजन गॉगल्स, आर्टिलरी, ऐसे ब्लैक हेलीकॉप्टर्स तक इसमें शामिल थे। यानी 2021 में तालिबान सिर्फ राजनीतिक तौर पर नहीं जीता, बल्कि जब तालिबान जीत गया तो उसे सबसे दुनिया के इलाके के बेहतरीन और मॉडर्न हथियार भी मिल गए, और ये सब उसके दुश्मनों ने उसको सप्लाई किए थे। लेकिन ये इतिहास का एक बहुत बड़ा सेट पैटर्न भी है। हमलावर अच्छे हथियारों के साथ अफगानिस्तान की धरती पर आते हैं और फिर वो हार कर लौट जाते हैं, उनके हथियार वहीं रह जाते हैं, और फिर अगला हमलावर जब आता है तो उसे उन्हीं हथियारों का सामना करना पड़ता है। अफगान उन्हीं हथियारों से लड़ते हैं। पाकिस्तान आज उसी मॉडर्न अमेरिकी हथियारों से लैस तालिबान का सामना कर रहा है। 1994 के आसपास देखो, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जैसे भारत की रॉ है, पाकिस्तान की ISI है। इस ISI ने अफगानिस्तान में तालिबान नाम का एक मिलिशिया खड़ा किया। ये मेरे साथ आप पेशावर का वो मदरसा देख पा रहे होंगे जिस मदरसे के अंदर तालिबान का जन्म हुआ। तालिबान का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों स्टूडेंट, और इसको बैकअप किसने दिया, ट्रेंड किसने किया? इन मदरसे में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने तो एक मिलिशिया के तौर पर इन्हें खड़ा किया। और ये जो स्टूडेंट यहां पढ़ रहे थे ये ज्यादातर पश्तून पठान कबीले के लोग थे जो अफगानिस्तान से संबंध रखते थे। इनको हथियार दिए, ट्रेनिंग दी, पैसा दिया, इसलिए दिया ताकि ये मदरसे में पढ़ने वाले छात्र अफगानिस्तान पर कब्जा कर सकें। अब पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया? देखो, इसका लॉजिक था स्ट्रेटेजिक डेप्थ, सामरिक गहराई। देखो, पाकिस्तान ये चाहता था कि काबुल में एक ऐसी सरकार बैठे जो हमारे इशारों पर पूरी तरह नाचने लगे। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मंशा थी। और जब अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान अपनी कठपुतली सरकार बैठा देगा तो जंग के वक्त भारत को अफगानिस्तान की तरफ से कोई मदद नहीं मिलेगी और पाकिस्तान बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर सकेगा। यह मकसद था पाकिस्तान का सीधा सा। और यह 20वीं सदी में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा दांव था जो पाकिस्तान खेलने जा रहा था। लेकिन आज क्या हो रहा है? जिस तालिबान को पाकिस्तान ने बनाया, मजबूत बनाया, ट्रेनिंग दी, पाला पोसा, उसी तालिबान ने अफगानिस्तान पर फिर बाद में अपनी सत्ता बनाई। वो तालिबान आज पाकिस्तान का गुलाम बनने को तैयार नहीं है, क्योंकि अफगानों को हमेशा से अपनी आज़ादी से हमेशा से बेहद प्यार रहा है। और देखिए, उससे भी बुरी बात पाकिस्तान के लिए यह है कि तहरीके तालिबान जो TTP नाम का संगठन है, ये मौजूदा TTP के मुखिया हैं। मैंने बताया आपको कि तालिबान एक नहीं, तालिबान दो हैं। एक पाकिस्तान के अंदर तहरीके तालिबान है और दूसरा अफगानिस्तान वाला तालिबान है। ये दोनों अलग अलग हैं। तो जिस TTP से इस समय पाकिस्तान अपने वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा महसूस कर रहा है, वही TTP वाला आज अफगानिस्तान की सरजमीन पर बेहद सुरक्षित है, अफगान तालिबान की सुरक्षित पनाह लिए बैठा है, और वहीं से वो पाकिस्तान पर हमले की प्लानिंग करता है। और अफगानिस्तान के जो तालिबान शासक हैं वो उन्हें रोकने से साफ इनकार कर देते हैं। आज पाकिस्तान खुद को ऐसी सिचुएशन में घिरा हुआ पा रहा है जहां वो उस देश पर बम बरसा रहा है जिसे बनाने में, जिस पे सत्ता को स्थापित करने में उसने खुद मदद करी। यानी उस मूवमेंट से लड़ना पड़ रहा है आज पाकिस्तान को, जिस आंदोलन को, जिस मूवमेंट को पाकिस्तान ने खुद खड़ा किया था। तो काबुल में बैठे हुए उसी आंदोलनकारियों से आज पाकिस्तान भिड़ा हुआ है। और पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में जब अफगान नागरिक मरते हैं ना, तो इससे पश्तून जो नेशनलिज्म है, जो पश्तून राष्ट्रवाद है, वो और ज्यादा भड़कता है। और वही नेशनलिज्म जिसे पाकिस्तान ने सालों तक अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट किया था। पाकिस्तान देखिए आज अफगानिस्तान पर जितने बम गिराता है, जितना ज्यादा हमला करता है, तालिबान को उतने ही नए लड़ाके मिल जाते हैं। हर मौत बदले की एक नई साइकिल शुरू कर देती है, नया चक्र शुरू हो जाता है हर मौत से। और पाकिस्तान आज सिर्फ अफगानिस्तान से नहीं लड़ रहा साथियों, बल्कि वो अपने खुद के लिए गए गलत फैसलों के नतीजों से लड़ रहा है। पाकिस्तान वो उन जिद्दी पठानों से लड़ रहा है जो कभी किसी के आगे नहीं झुके, जिन्होंने बड़े बड़े साम्राज्यों के आगे सर झुकाने से इनकार कर दिया। वो हिंदू कुश के उन खतरनाक पहाड़ों से लड़ रहा है पाकिस्तान, जिनसे बड़े बड़े साम्राज्य दफन हो गए जिनको तोड़ने में। और सबसे बड़ी बात देखिए, वो 2000 साल के
पाकिस्तान उस इतिहास से लड़ रहा है जिसने हर बार सिर्फ एक ही फैसला सुनाया है। इतिहास ने लगभग गणित की तरह हर बार यह साबित किया है कि अफगानिस्तान पर हमला करने वाले मिट जाते हैं, लेकिन अफगान हमेशा बच जाते हैं। और जो अमेरिका और रशिया नहीं कर पाया, वो इस आर्थिक बदहाली से जूझ रहा पाकिस्तान कैसे कर पाएगा? ये पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए एक ऐसा जाल है अफगानिस्तान की धरती, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना तो उन्हें नजर आ रहा है, और आप लिख के रख लीजिए दोस्तों, ये रास्ता उन्हें कभी नजर नहीं आएगा। बाकी इस पूरे डिस्क्रिप्शन में, इस पूरी डिटेल में जो हमने अफगानिस्तान के इतिहास को आपके सामने रखा, आप भी इस बारे में अपनी हमें राय दीजिए कि क्या पाकिस्तान इस जंग में सरवाइव कर पाएगा, या फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए भी वैसा ही कब्रिस्तान साबित होगा जैसा वो बाकियों के लिए हुआ है। और बाकी इस वीडियो को दोस्तों आप लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ हमारी इस हार्ड वर्क को आप शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल विराट आईएएस इनसाइट्स को इसी तरह की इन डेप्थ एनालिसिस के लिए आप सब्सक्राइब भी जरूर करें। हम मिलेंगे फिर इसी तरह के डीप वीडियो में नेक्स्ट सेशन तक दोस्तों। जय हिंद।